नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दुनिया भारत के बारे में सोचती है तो असल में क्या सोचती है? देखिए, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल मतलब असहज कर सकता है। ये विषय है भारत की वैश्विक छवि और हमारे सिविक सेंस को लेकर जो धारणा बनी हुई है उसका। तो चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ी चुभ जाए। जब विदेशियों से पूछा जाता है तो कुछ जवाब ऐसे मिलते हैं। हाँ, ये सुनना मुश्किल है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में भारत की छवि अक्सर गंदगी से जोड़कर देखी जाती है। और पता है, ये सिर्फ बाहरी लोगों का नजरिया नहीं है। जो भारतीय विदेश में जाकर बस गए हैं उनमें से भी कुछ लोग इस बात से सहमत हैं। और जब ये आत्म आलोचना सामने आती है ना, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये समस्या आखिर कितनी गहरी है। तो इन चौंकाने वाली बातों और धारणाओं के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। असल में सारी बात आकर एक चीज पर टिक जाती है, सिविक सेंस। तो ये सिविक सेंस है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है समाज के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी। ये सिर्फ घर साफ रखने तक नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम पब्लिक जगहों पर दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जैसे, क्या हम लाइन में खड़े होते हैं? क्या हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? बस यही सब है सिविक सेंस। अब चलिए कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो इस नेगेटिव इमेज को और पक्का करती हैं। और मैं बता रहा हूं, कुछ उदाहरण तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। आपको वो शर्मनाक घटना तो याद ही होगी जब फ्लाइट में एक शख्स ने एक महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था। इस एक घटना ने इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोरी और भारतीयों के व्यवहार पर आप सोचिए कितने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और देखिए, ये सब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कनाडा में कपल को सड़क किनारे घर का कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा गया। जब भारतीय विदेश जाकर ऐसी हरकतें करते हैं तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे देश की छवि खराब करते हैं। और ये वाला तो और भी अजीब है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति को बच्चों के पब्लिक पूल में, जी हां, बच्चों के पूल में साबुन से नहाते हुए देखा गया। ये दिखाता है कि मतलब पब्लिक स्पेस में बिहेव करने की बेसिक समझ की कितनी कमी है। एक और उदाहरण देखिए। अमेरिका के एक मॉल में एक महिला ने $1200 से ज्यादा का सामान चुरा लिया और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वह हैरान थी। उसे लगा कि वो बस सामान के पैसे देकर मामला सुलझा सकती है। मतलब दूसरे देशों के कानूनों की कोई समझ ही नहीं। और ये मत सोचिए कि ये समस्या सिर्फ विदेश में है। अपने ही देश में एक इंटरनेशनल योगा दिवस इवेंट के बाद लोग फ्री में मिल रही चटाई के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये घटना दिखाती है कि इस मुद्दे का पढ़ाई लिखाई या अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो समस्याओं की बात तो बहुत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? जी हां, बिल्कुल है। जो सोर्सेस हमने देखे वो एक बहुत ही साफ 3 हिस्सों वाला एक फ्रेमवर्क सुझाते हैं जिससे बदलाव आ सकता है। इस फ्रेमवर्क को हम कह सकते हैं डंडा, गाजर और सुविधा। डंडा का मतलब है सख्त कानून और नियम तोड़ने वालों के लिए सजा। गाजर का मतलब है अच्छा व्यवहार करने वालों के लिए इनाम या प्रोत्साहन। और सुविधा मतलब ऐसा सिस्टम बनाना कि लोगों के लिए सही काम करना आसान हो जाए। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो क्या ये डंडा, गाजर और सुविधा वाला फ्रेमवर्क सच में काम करता है? चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो साबित करते हैं कि ये कितना असरदार हो सकता है। सबसे पहले दुबई का उदाहरण देखिए। साल 2000 में वहां ट्रैफिक हादसों में मौतें बहुत ज्यादा होती थीं। फिर उन्होंने डंडा चलाया, एकदम सख्त नियम, बहुत भारी जुर्माने और हर जगह कैमरे लगा दिए। और नतीजा, हादसों में होने वाली मौतों में जबरदस्त गिरावट आई। 90%। सोचिए, सख्त नियम लागू करने के बाद ट्रैफिक से होने वाली मौतों की दर में 90% की कमी आई। ये साफ साफ साबित करता है कि डंडा यानी सख्त नियम सच में काम करते हैं। अच्छा, भारत में भी चंडीगढ़ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वहां ट्रैफिक नियम काफी सख्त हैं और लोग उनका पालन भी करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही लोग चंडीगढ़ की सीमा से बाहर निकलते हैं, वही पुरानी अनुशासनहीनता वापस आ जाती है। ये दिखाता है कि सिर्फ डर या डंडा काफी नहीं है। तो अब इंदौर के शानदार उदाहरण को देखते हैं। ये दिखाता है कि जब डंडा, गाजर और सुविधा तीनों एक साथ काम करते हैं तो क्या जादू हो सकता है। कुछ साल पहले तक इंदौर में भी कूड़े कचरे की वही हालत थी जो देश के बाकी शहरों में है। लेकिन 2016 के बाद इंदौर ने खुद को ऐसा बदला कि आज वो लगातार भारत का सबसे साफ शहर बन चुका है। तो इंदौर ने ये किया कैसे? बहुत सिंपल है। उन्होंने तीनों तरीकों का इस्तेमाल किया। घर घर से कूड़ा उठाकर उन्होंने लोगों को सुविधा दी, अच्छा काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को गाजर यानी इनाम दिए, और हाँ, नियम तोड़ने वालों पर डंडा यानी जुर्माना भी लगाया। ये कंप्लीट एक परफेक्ट मॉडल है। तो हमने समस्या को देखा, उसके कारणों को समझा और समाधान के कुछ सफल मॉडल भी देख लिए। अब इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, और वो आखिरी सवाल ये है, क्या सिविक सेंस सिर्फ एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है या फिर ये हम सब की एक कलेक्टिव, एक सामूहिक जिम्मेदारी है? इसका जवाब जो भी हो, शायद वही हमारे देश का भविष्य तय करेगा।
इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए इस पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ शहर इतने चमचमाते हुए और एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्यों लगते हैं, और दूसरी तरफ कुछ शहर हैं जो हमेशा ही बिखरे बिखरे अस्त व्यस्त से रहते हैं। आइए जरा दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर देखते हैं। तो एक तरफ है मान लीजिए डेनमार्क का कोपेनहेगन। क्या कमाल की जगह है, हर थोड़ी दूर पर चकाचक पब्लिक टॉयलेट्स, सड़कें मक्खन जैसी, और लोग तो एस्केलेटर पर भी बिल्कुल शांति से एक लाइन में खड़े होते हैं। और फिर दूसरी तरफ आते हैं भारत के हमारे शहर। यहाँ क्या है, कूड़े के पहाड़, कान फाड़ देने वाला हॉर्न का शोर, और फुटपाथ तो है ही नहीं। ये तो हमारी रोज की कहानी है। सच में ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग प्लैनेट्स की बात हो रही है ना? तो अब सवाल यही उठता है कि क्या डेनमार्क के लोग कुछ अलग मिट्टी के बने हैं? क्या वो हमसे बेहतर है, या फिर हमारे ही कैरेक्टर में कोई खोट है, या फिर कहानी कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे छिपा है और हमें आसानी से दिखाई नहीं देता? तो चलिए असली वजहों को खोद कर निकालते हैं। देखिए, ये जो गंदगी और केओस हमें रोज दिखता है ना, वो असल में प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बस एक सिम्टम है, एक लक्षण। असली बीमारी की जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो हमारी सिविक सेंस की जो ये समस्या है, उसकी असल में 3 बड़ी छिपी हुई वजह हैं। सबसे पहली है हमारी सामाजिक बनावट, वो सोच कि अरे सफाई करना मेरा काम थोड़ी है। दूसरी वजह है हमारा टूटा फूटा सिस्टम, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक अच्छा नागरिक बनना लगभग नामुमकिन बना देता है। और तीसरी वो है हमदर्दी की कमी, एक तरह का डिस्कनेक्ट, जिससे हम अपने आसपास की जगहों को, अपने पब्लिक स्पेसेस को अपना मानते ही नहीं। तो आइए पहली वजह को जरा गहराई से समझते हैं। ये जो सोच है ना कि सफाई करना हमारा काम नहीं है, ये हमारे समाज में बहुत बहुत अंदर तक बैठी हुई है। जरा सोचिए, गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एक सफाई कर्मचारी समाज के लिए एक माँ की तरह है, जो सबकी गंदगी साफ करके समाज को स्वस्थ रखती है। सोचिए, माँ का दर्जा दिया था उन्होंने, और हमने क्या किया? हमने उन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर रख दिया। इतना ही नहीं, उनके काम को एक गाली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी मानसिकता का एक क्लासिक उदाहरण है हमारा एक शब्द, कूड़े वाला। जो हमारे घरों से कूड़ा उठाते हैं, हम उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। कमाल की बात है ना, कूड़ा पैदा हम करते हैं, लेकिन कूड़े वाला कोई और बन जाता है। मतलब हमने दिमागी तौर पर ही सफाई की जिम्मेदारी से खुद को बिल्कुल बिल्कुल अलग कर लिया है। अगर आप बाहर के देशों में देखें तो वहाँ घर के काम के लिए मदद लेना बहुत महंगा पड़ता है, तो ज्यादातर लोग अपनी सफाई खुद ही करते हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत में क्या होता है, यहाँ डोमेस्टिक हेल्प काफ़ी सस्ती है, तो हम ये काम आराम से किसी और को दे देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अक्सर उन लोगों के साथ भेदभाव भी करते हैं। उनके लिए अलग बर्तन, अलग लिफ्ट। यहीं से वो सोच और पक्की हो जाती है कि अरे ये मेरा काम थोड़ी है, हमने तो सफाई को पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी और बहुत ज़रूरी वजह पर। ज़रा खुद सोचिए, अगर सिस्टम ही आपको हर कदम पर फेल कर दे, तो फिर कोई नियमों का पालन कैसे करेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बहुत आम शिकायत सुनने को मिलती है कि देखो लोग खुले में पेशाब कर रहे हैं, है ना? पर इसका जवाब भी तो उतना ही सीधा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जो पब्लिक टॉयलेट हैं वो या तो बंद पड़े हैं, या फिर इतने गंदे हैं कि कोई अंदर पैर भी नहीं रखना चाहेगा, या फिर वो हैं ही नहीं। अब जो मजदूर या रेहड़ी पटरी वाले हैं जो दिन भर सड़क पर काम करते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? और देखिए, ये कहानी सिर्फ टॉयलेट्स की नहीं है। चलने के लिए ढंग के फुटपाथ नहीं है, उन पर कब्जा हो रखा है। कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान ढूंढने से नहीं मिलते। तो जब सिस्टम ही अपनी बेसिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, तो फिर सिर्फ नागरिकों से एक आइडियल सिटीजन बनने की उम्मीद करना कहाँ तक सही है? ये एक मजाक है, पर इसमें एक बहुत कड़वी सच्चाई छिपी है। हर चीज के लिए पब्लिक को ब्लेम कर देना सबसे आसान काम है, खासकर तब जब सिस्टम खुद ही जवाब दे चुका हो। आखिर अमेज़न से नई पब्लिक तो ऑर्डर की नहीं जा सकती है ना? और यही बात हमें हमारी तीसरी और शायद सबसे गहरी वजह पर लाती है, हमदर्दी की कमी। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम सब अपने अपने बबल्स में जी रहे हैं। शहरों में देखिए, करोड़ों रुपए के आलीशान अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। उनके अंदर स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है, एक तरह का प्राइवेट जन्नत। लेकिन उस जन्नत की 4 दीवारें के ठीक बाहर कूड़े के पहाड़ लगे हैं। लोग अपने उस प्राइवेट पैराडाइज में तो खुश हैं, लेकिन बाहर क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। हमारी प्रायोरिटीज एकदम साफ हैं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपनी निजी दुनिया पर है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी सोसाइटी। लेकिन जो शेयर्ड स्पेसेस हैं, जो सार्वजनिक जगहें हैं जैसे पार्क, सड़कें, वो जैसे किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है। वो हम वाली जो भावना होती है ना कि ये शहर हम सबका है, वो कहीं गायब हो गई है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन है, और इसके लिए हमें ये देखना होगा कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस मुश्किल से कैसे पार पाया है, उन्होंने एक बेहतर समाज कैसे बनाया है।
तो रास्ता क्या है? देखिए, दुनिया भर में एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला काम करता है। एजुकेट, बिल्ड एंड एनफोर्स। मतलब सबसे पहले सिखाओ, बच्चों को स्कूल से ही सिविक ड्यूटीज सिखाओ। फिर बनाओ, यानी वो सिस्टम तैयार करो जो अच्छे व्यवहार को सपोर्ट करे, साफ सुथरे टॉयलेट्स, हर जगह कूड़ेदान। और आखिर में लागू करो, नियमों को सख्ती से बिना किसी भेदभाव के लागू करो। जो नियम तोड़े उस पर जुर्माना लगाओ। सिखाने का एक जबरदस्त उदाहरण है जापान की उसोजी परंपरा। वहाँ क्या होता है, बच्चे हर रोज 15-20 मिनट के लिए अपने क्लासरूम्स, अपने स्कूल के गलियारे और यहाँ तक कि अपने टॉयलेट्स भी खुद साफ करते हैं। सोचिए, इससे बचपन से ही उनके अंदर शेयर्ड स्पेसेस के लिए एक इज्जत, एक सम्मान की भावना आ जाती है। अब बात करते हैं बनाने यानी सिस्टम बनाने की। देखिए, हम भारत में आज भी गीले और सूखे कूड़े को अलग करने के लिए ही जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ डेनमार्क को देखिए, वहाँ के नागरिक खुद अपने कचरे को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। वो किसी का इंतजार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। या फिर जर्मनी का फैन सिस्टम देखिए, बड़ा कमाल का सिस्टम है। जब भी कोई प्लास्टिक या कांच की बोतल वाली ड्रिंक खरीदता है तो उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिपॉजिट देनी पड़ती है। फिर जब ड्रिंक खत्म हो जाए तो खाली बोतल को एक मशीन में डाल दो और आपको अपने पैसे तुरंत वापस मिल जाते हैं। ये एक तरह का इनाम है, और इसका नतीजा, सड़क पर एक भी बोतल फेंकी हुई नहीं मिलती। और पता है, यही है असली गेम चेंजर। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। एक अच्छा सिस्टम लोगों को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और जब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो सिस्टम और भी मजबूत होता जाता है। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार चल पड़ता है तो पूरे समाज को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो अंत में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि एक साफ सुथरा देश बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? क्या हमें बस अच्छे लोगों के बनने का इंतजार करते रहना चाहिए, या फिर हमें एक बेहतर सिस्टम के लिए आवाज उठानी चाहिए, उसकी मांग करनी चाहिए? शायद असली बदलाव की शुरुआत तब होती है जब बेहतर नागरिक मिलकर एक बेहतर सिस्टम की मांग करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।